ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल, एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है। इन्हें जरूर पढ़ा करिएगा। सभ्यता की कहानी सार रूप में इंजीनियरिंग की कहानी है। वह लंबा और विकट संघर्ष जो प्रकृति की शक्तियों को मनुष्य के भले में काम कराने के लिए किया गया। ये किसने कहा है? एस टी कैंप ने कहा है। बढ़ती गर्मी के समानांतर बचाव के मोर्चे। इस समय आप देख रहे हैं कि आग बरस रही सीधी सी। और आप लोग ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा अपना, अपने परिवार का। पहले आप देखते थे कि गांव में कहाँ एसी पंखे की जरूरत पड़ती थी, कूलर की। आजकल गांव में भी आग बरस रही है, क्योंकि एक तो आप देख रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन का हाल, हम लोग पेड़ साफ ही साफ करते जा रहे हैं। पहले तो आप देखते थे कि कई क्लासें, स्कूल पेड़ के नीचे ही चलते थे, लेकिन आजकल पेड़ बचे कहाँ हैं। ये आप देखिए, इस साल समय उत्तर और मध्य भारत का एक बड़ा हिस्सा भीषण लू की चपेट में है। कई जगहों पर तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है। भारत जैसे देश के लिए गर्मी कोई नई बात नहीं है, लेकिन इसके साथ हमारा रिश्ता अब बदल रहा है। ऐसा इसलिए कि इंसानों ने वैश्विक जलवायु को बदल दिया है। बीते 10 साल पूरी दुनिया में अब तक के सबसे गर्म साल रहे हैं। हमने अपने आसपास की जलवायु को भी बदल दिया है। हमने अपने घर और शहर बनाने का तरीका, अपनी जीवन शैली और प्रकृति के साथ अपने रिश्ते को भी बदल दिया है। और इसकी वजह से बढ़ती गर्मी के हिसाब से खुद को ढालना अब हमारे लिए और भी मुश्किल हो गया है। असल में गर्मी कितनी बड़ी है यह जानने के लिए 1981 से 2024 के जलवायु आंकड़ों का अध्ययन किया गया तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता मंच क्रीविक्स पर उपलब्ध है। और इसमें कुछ चौंकाने वाले नतीजे सामने आए। पहला, प्रत्येक 4 में से 3 भारतीय ऐसे राज्यों में रहते हैं जहां हर साल भीषण गर्मी का खतरा बना रहता है। दूसरा, बहुत अधिक गर्म दिनों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन बहुत अधिक गर्म रातों की संख्या इससे भी अधिक तेजी से बढ़ रही है। यह खासतौर पर घनी आबादी वाले जिलों और शहरी क्षेत्रों में देखा जा रहा है। वर्ष 2010 में दिल्ली में जहां हर साल 16 बहुत गर्म रातें होती थी, वहीं उच्च उत्सर्जन की स्थिति में वर्ष 2050 तक इनकी संख्या बढ़कर प्रतिवर्ष 51 हो सकती है। और इसका इंसान के स्वास्थ्य पर बहुत ही गंभीर प्रभाव पड़ता है। शरीर और शहर दोनों को रात के वक्त दिन की गर्मी से राहत नहीं मिल पाती है, और इससे वातानुकूलन या फिर ठंडक देने वाली सुविधाओं के बगैर कम हवादार इमारतों में रहने या इनमें काम करने वाले लोगों पर सबसे ज्यादा असर डालता है। तीसरा, गर्मी के मौसम में उमस आर्द्रता बढ़ रही है। ऐसा उत्तर भारत और सिंधु गंगा के मैदानी इलाकों में विशेष रूप से देखा जा रहा है। गर्मी लोगों के जीवन, आजीविका और बुनियादी ढांचे के सभी पहलुओं को प्रभावित कर रही है। अब तक 11 से अधिक राज्य इसे राज्य आपदा घोषित कर चुके हैं। 16वें वित्त आयोग ने भी लू को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का सुझाव दिया। ये आप देखिए, इस मूक आपदा का प्रभावी तरीके से सामना करने के में 4 कदम उपयोगी साबित हो सकते हैं। सबसे पहले, शहरी प्रशासकों को गर्मी का सामना करने के लिए स्थानीय स्तर पर योजनाएं बनानी होंगी। गर्मी का असर सभी जगहों पर एक जैसा नहीं होता है। यह स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों, सामाजिक, आर्थिक और बुनियादी ढांचे की स्थितियों के अनुसार अलग अलग होता है। इसलिए स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर योजना बनाना बहुत जरूरी है। इसका उदाहरण महाराष्ट्र का ठाणे नगर निगम है, जहां पिछले 2 वर्षों से हीट एक्शन प्लान लागू है। ये केस स्टडी के रूप में बता सकते हैं आप लोग। यही सब तो लिखना है उपाय आपको। और यह योजना बताती है कि गर्मी से बचाव के लिए कब, कहां और किसे कदम उठाना है। इसके तहत ऐतिहासिक जलवायु आंकड़ों का अध्ययन करके गर्मी के जोखिम का पता लगाया गया और फिर उसके आधार पर अलग अलग वार्डों को चिन्हित किया गया। इसके अलावा महसूस होने वाली गर्मी और रात्रिकालीन के तापमान के आधार पर प्रत्येक वार्ड में स्थानीय स्तर पर प्रारंभिक चेतावनी को जारी करने के लिए तापमान की सीमा भी तय की गई। ठाणे शहर में इस योजना को लागू करने के लिए विभिन्न विभागों का एक संयुक्त कार्यबल बनाया गया है। इसके पास अलग से बजट भी है। लू चलने पर यह कार्यबल सुनिश्चित करता है कि ठाणे शहर में निःशुल्क प्याऊ लगाए जाए। अधिक भीड़ भाड़ वाले चौराहों, जहां पर लोगों को यातायात संकेतकों की वजह से देर तक रुकना पड़ता है, वहां हरित छांव की व्यवस्था की जाए। इसके अलावा प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों के जरिए वार्ड स्तर पर गर्मी से बचाव के उपायों पर जन जागरूकता अभियान भी चलाया जा सकता है।
ऐसी कार्य योजना को भीषण गर्मी की चुनौती से जूझ रहे सभी शहरों में लागू करने की जरूरत है। दूसरा, सभी कारोबारों को अपने व्यवसाय से जुड़ी योजनाओं में गर्मी से बचाव को शामिल करना होगा। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार 2030 तक गर्मी उमस के कारण लोग ठीक से काम नहीं कर पाएंगे, यानी कामकाजी घंटों का नुकसान होगा। आरबीआई, हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है, बैंकों का बैंक भी कहते हैं, राष्ट्रीय बैंक है। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई, महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इससे सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के 4.5% के बराबर नुकसान हो सकता है। वर्ष 2025 में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने सभी राज्यों और नियोक्ताओं को परामर्श जारी किया और इसमें श्रमिकों खासतौर पर खुले स्थान पर और कठिन परिश्रम वालों को गर्मी से बचाने वाले उपायों को लागू करने के लिए कहा गया था। गर्मी से न केवल श्रमिकों की सेहत बल्कि मशीनों की कार्य क्षमता, आपूर्ति श्रृंखला और पानी तथा ऊर्जा की बचत भी प्रभावित होता है। कई भारतीय कंपनियों ने इस दिशा में प्रयास भी शुरू कर दिए हैं और इसमें गर्मी के खतरे से ज्यादा प्रभावित लोगों की पहचान की गई। आराम के लिए छायादार जगह बनाने, लगातार पानी पीते रहने का नियम और काम करने की पालियों में बदलाव लागू किए गए हैं। ऐसे प्रयासों को तत्काल बड़े पैमाने पर लागू करने की जरूरत है। तीसरा, बिजली कंपनियों को अपने बिजली संयंत्र और नेटवर्क को गर्मी से सुरक्षित बनाना होगा। भीषण गर्मी से बचाव में भरोसेमंद किफायती बिजली आपूर्ति की अहम भूमिका है। हर साल लू चलने के साथ लोग बड़ी संख्या में एसी और कूलर खरीदते हैं। गर्मी, उमस और बिजली में नई मांग आने के कारण विद्युत वितरण नेटवर्क और ट्रांसफार्मर पर अचानक बोझ बढ़ जाता है। वर्ष 2025 में अत्यधिक बोझ नमी आने के कारण लगभग 10% यानी 13 लाख ट्रांसफार्मर खराब हो गए थे। इसके समाधान के लिए एक कदम उठाए जा सकते हैं। पहला, बिजली कंपनियों को अत्यधिक गर्मी वाले क्षेत्रों में अपने नेटवर्क को पहले से मजबूत करना चाहिए। दूसरा, बिजली कंपनियों को बिजली की मांग का आकलन करते समय रात के समय के अधिक तापमान और एसी के अधिक इस्तेमाल को भी ध्यान में रखना चाहिए। तीसरा, बिजली की बहुत अधिक मांग एक साथ ना आए, इसके लिए अलग अलग समय के लिए अलग अलग बिजली दरों की व्यवस्था को लागू करने जैसे सुधार करने चाहिए। चौथा, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने से भी बिजली की अतिरिक्त मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी। सरकारों को सार्वजनिक और निजी निवेशों को गर्मी से बचाव के उपायों की दिशा में ले जाना होगा। साथ ही गरीब और कमजोर वर्ग, फसलों, पशुओं, जंगलों, घरों, स्कूलों व अस्पतालों को लंबी गर्मी से बचाने के उपाय भी खोजने होंगे। प्रत्येक सरकारी योजना में गर्मी से बचाव की रणनीति को शामिल कर इसकी शुरुआत की जा सकती है, लेकिन व्यापक समाधानों को पाने के लिए निजी निवेश को शोध और विकास के साथ साथ तापरोधी फसलों, निर्माण सामग्री और ऊर्जा कुशल शीतलन तकनीकों के व्यवसायीकरण की दिशा में मुड़ना होगा। हर साल भारत का गर्मी के साथ रिश्ता बदल रहा है, लेकिन गर्मी का सामना करने की क्षमता विकसित करना ना तो आसान होगा और ना ही सस्ता। ऐसे में अगर राष्ट्रीय स्तर पर एक जन भागीदारी आए तो यह इसका सामना करने के लिए अच्छी तरह से तैयार होने में मदद कर सकता है। और देखिए, यही सब तो आपको मुख्य परीक्षा में लिखना है। आंसर राइटिंग जब भी आप कर रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर बताइए। गुणवत्ता की बुनियाद। इस शैक्षिक परिदृश्य में विश्व तेजी से परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। प्रत्येक देश प्राथमिक शिक्षा को बेहतर बनाने का प्रयास करता है, क्योंकि मजबूत नींव की ही बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकती है। विश्व के सभी देश यह सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि उनकी शिक्षा व्यवस्था की नींव सुदृढ़ हो। भारत ने वर्ष 2015 में अपनाए गए सतत विकास एजेंडा 2030 के अंतर्गत सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने तथा जीवन पर्यंत शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा देने का लक्ष्य निर्धारित किया था। नई शिक्षा नीति में इस लक्ष्य को प्रमुखता दी गई है। इसके लिए संपूर्ण शिक्षा प्रणाली को पुनर्गठित कर अधिगम को प्रभावी बनाने की आवश्यकता होगी। अगर भारत वास्तव में 2030 तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है तो उसे सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा पर विशेष ध्यान देना होगा। विडंबना है कि वर्ष 2026 तक की भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरी तरह लागू नहीं हो सकी। नई शिक्षा नीति में दावा किया गया था कि सभी विद्यार्थियों को, चाहे उनका निवास स्थान कहीं भी हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही हाशिए पर रह रहे समुदायों, वंचित तथा अल्प प्रतिनिधित्व वाले समूहों पर विशेष ध्यान देने का संकल्प भी लिया गया था। वास्तव में प्राथमिक शिक्षा उन्हीं बच्चों के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है जो किसी कारणवश विद्यालय की चौखट पर तक नहीं पहुंच पाते। शिक्षा पर सभी का समान अधिकार है, लेकिन सरकारें शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए अधिकतर उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर भी ध्यान केंद्रित करती रही हैं। स्वतंत्रता के बाद प्राथमिक शिक्षा को अपेक्षित महत्व नहीं मिल पाया।
प्राथमिक शिक्षा के अध्यापकों और विद्यार्थियों की समस्याओं की ओर और भी गंभीरता से ध्यान नहीं दिया गया। और जबकि किसी भी देश की वास्तविक नींव उसके बच्चे होते हैं। अगर यह नींव कमजोर होगी तो पूरा देश कमजोर होगा। नींव मजबूत होगी तो बीच में स्कूली पढ़ाई छोड़ने की दर अपने आप कम हो जाएगी। भविष्य अधिक सशक्त होगा। एक बेहतर और बौद्धिक रूप से विकसित राष्ट्र के लिए ऐसी शैक्षणिक संस्थाओं का होना आवश्यक है, जहां प्रत्येक विद्यार्थी का स्वागत हो, उसकी देखभाल की जाए, उसे सुरक्षित तथा प्रेरणा दायक वातावरण मिले। ऐसी संस्थाओं को सभी आवश्यक बुनियादी ढांचे और उपयुक्त संसाधन उपलब्ध कराया जाना चाहिए। ये सब होना चाहिए, लेकिन हमारे तरफ दूसरी तस्वीर है। सरकारी स्कूलों की हालत आप देखते हैं कि जहां बच्चे भेजते भी नहीं लोग, क्योंकि बदहाल है, एक तरह से पढ़ाई लिखाई का बेकार हाल है उसमें। शिक्षा के मूलभूत सिद्धांत केवल उच्च स्तर पर ही सुनिश्चित नहीं होने चाहिए। प्रत्येक प्राथमिक शिक्षा तथा अभिभावकों को भी बच्चों की क्षमताओं के प्रति संवेदनशील बनाया जाना चाहिए। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। और आप देखेंगे इसमें प्रारंभिक बालावस्था देखभाल और शिक्षा बच्चों के सीखने की नींव होती है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि बच्चों के मस्तिष्क का लगभग 90% विकास 6 वर्ष की आयु से पहले हो जाता है। इसलिए बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल अवस्था शिक्षा आवश्यक है, जो आज भी करोड़ों बच्चों के लिए दूर की कौड़ी बनी हुई है। भारत में प्राथमिक शिक्षा उसकी देखभाल के लिए नई शिक्षा नीति में संकल्प तो लिए गए, लेकिन उनका ढांचा खड़ा नहीं हो पाया। यह परिकल्पना की गई थी कि 5 वर्ष की आयु से पहले प्रत्येक बच्चा बाल वाटिका या प्रारंभिक कक्षा से जुड़ जाएगा। यह प्रशिक्षित ईसीई शिक्षा खेल आधारित शिक्षा के माध्यम से बच्चों में संख्यात्मक, भावनात्मक और शारीरिक क्षमताओं के साथ प्रारंभिक साक्षरता एवं संख्या ज्ञान विकसित करेंगे। यह परिकल्पना सही मायनों में प्रारंभ भी नहीं हो सकी। जहां बाल वाटिकाएं बनाई जा रही हैं, वहां प्रशिक्षित शिक्षक नहीं है और कई स्थानों पर शिक्षकों की नियुक्ति केवल औपचारिकता बनकर रह गई। सरकारें प्राथमिक शिक्षा को अक्सर इस दृष्टि से देखती हैं कि बच्चा घर से ही स्वाभाविक रूप से तैयार होकर विद्यालय आएगा, जबकि वास्तविकता इससे भिन्न है। सरकार को समय रहते गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा का एक प्रभावी ढांचा विकसित करना होगा। ये उपाय बताए जा रहे हैं। ईसीई शिक्षकों का अलग प्रारंभिक वर्ग तैयार करना आवश्यक है। बच्चों के शैक्षणिक विकास के साथ साथ उनके स्वास्थ्य की नियमित निगरानी और जांच की व्यवस्था होनी चाहिए। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान सीखना प्रत्येक विद्यार्थी के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यही आगे की स्कूली शिक्षा और जीवन पर्यंत सीखने की आधारशिला है। वर्तमान में प्राथमिक विद्यालयों में बड़ी संख्या में ऐसे विद्यार्थी हैं और जिनकी अनुमानित संख्या 5 करोड़ से अधिक बताई गई है, जो बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान तक प्राप्त नहीं कर सके है। जब तक प्राथमिक शिक्षा पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया जाएगा, तब तक बच्चों में सामान्य, या आप देखते हैं कि क्या सामान्य लेख पढ़ने समझने और अंकों के साथ बुनियादी जोड़ घटाव करने की क्षमता विकसित नहीं हो सकेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने वर्ष 2025 तक प्राथमिक विद्यालयों में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन वर्ष 2026 तक भी यह अभियान प्रभावी रूप से प्रारंभ नहीं हो पाया। सीखने की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा किए बिना शिक्षा नीति के अन्य लक्ष्य अप्रासंगिक सिद्ध होंगे। इसलिए सरकार को प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए तत्काल प्रभाव से ठोस क्रियान्वयन योजना तैयार करनी चाहिए। सरकारों को चाहिए कि वे सबसे अधिक ध्यान प्राथमिक शिक्षा पर केंद्रित करें। भारत की इस मूलभूत नींव को गुणवत्तापूर्ण प्रबंधन के माध्यम से मजबूत बनाएं। ये आप देखिए छोटी छोटी टिप्पणियां हैं। इसकी पीडीएफ एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहां डाल दी जाती है, तो वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। इस शुचिता की फिक्र, किसी भी परीक्षा के दौरान अगर प्रश्न पत्र लीक होता है या अन्य कोई गड़बड़ी होती है, तो इसका मतलब यही है कि उसके संचालन से जुड़ा तंत्र परीक्षा की शुचिता को सुनिश्चित कराने में नाकाम रहा। हाल ही में प्रश्न पत्र लीक होने के कारण नीट यूजी परीक्षा को जिस तरह रद्द किया गया, उससे साफ है कि पहले हुई ऐसी कई घटनाओं के बावजूद आयोजन में हर हाल में शुचिता तय करने को लेकर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए ने जरूरी सबक नहीं सीखा। एनटीए की स्थापना 2017 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा और पहले भी कई पेपर आउट हो चुके हैं, धांधली हो चुकी है, लेकिन कुछ सीख ही नहीं ली गई थी। नतीजतन नीट की परीक्षा के प्रश्न पत्र फिर अवैध रूप से बाहर हुए और ऊंची कीमतों पर बेचे गए। विडंबना यह है कि इस भ्रष्ट लेन देन और इसके जरिए परीक्षा में कामयाब होने की कोशिश करने वाले कुछ लोगों की करतूतों का खामियाजा करीब 22 लाख
उन विद्यार्थियों को उठाना पड़ा जिन्होंने ईमानदारी से अपनी मेहनत के बूते परीक्षा दी थी। ऐसे विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों को पीड़ा प्रश्न पत्र लीक करने और उसका फायदा उठाने वाले गिरोह की हरकत के खुलासे से उपजे शोर में दब कर रह गई। विचित्र है कि इस घटना की परतें खुलने के बाद शीर्ष स्तर पर इसकी जिम्मेदारी तय करने तथा संचालन के तंत्र में पाई गई खामी को पूरी तरह दुरुस्त करने या इस मसले पर अधिकतम सख्ती बरतने के बजाय सुरक्षित तरीके से परीक्षा कराने के लिए अब सेना का सहारा लेने की खबर आई है। वही लीपापोती कर दी जाती है। मैं नहीं कह रहा हूँ छोटी छोटी मछलियां पकड़ ली जाती हैं, मगरमच्छ छोड़ दिए जाते हैं, वो बच ही निकलते हैं और कई बच्चों ने तो आत्महत्या तक कर ली इसमें। यानी एक तरह से यह स्वीकार कर लिया गया कि सरकार का मौजूदा तंत्र इस परीक्षा का स्वच्छ तरीके से संचालन कर पाने में सक्षम नहीं है। इसलिए सेना के सहारे नीट यूजी परीक्षा की शुचिता सुनिश्चित करने की कोशिश की जाएगी। गौरतलब है कि नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने से जुड़े मामले में पूरी प्रक्रिया की समीक्षा के लिए हुई बैठक में प्रश्न पत्र तैयार करने और उनकी छपाई से लेकर परिवहन, सुरक्षा और परीक्षा केंद्र तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सभी पहलुओं पर विचार किया गया। इसके बाद अब 21 जून को दोबारा होने वाली नीट परीक्षा में प्रश्न पत्रों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने के लिए वायुसेना की मदद लेने पर सहमति बनी है। अगर यह प्रस्ताव अमल में आता है तो किसी राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा के आयोजन और संचालन में सेना के औपचारिक रूप से शामिल होने का यह पहला मौका होगा। सवाल है कि इससे पहले नीट या अन्य परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों का उदाहरण सामने होने के बावजूद यह स्थिति आखिर क्यों पैदा हुई कि सरकार को परीक्षा के स्वच्छ संचालन के लिए अपने तंत्र और पुलिस पर भरोसा नहीं रहा। अब सेना काम करेगी। हालांकि खबरों के मुताबिक सेना की भूमिका केवल लॉजिस्टिक्स समन्वय, आपातकालीन स्थितियां पैदा होने, मौसम में तेज उतार चढ़ाव के बीच सुरक्षित परिवहन तक सीमित रहने की बात कही गई और परीक्षा की निगरानी सेना से नहीं कराई जाएगी, मगर यह देखने की बात होगी कि सेना की मदद का दायरा क्या होता है। आमतौर पर किसी प्राकृतिक आपदा से हुई तबाही, अन्य आपात स्थितियों में युद्ध स्तर पर बचाव कार्य आदि के लिए जरूरत पड़ने पर सरकार सेना या सशक्त बलों को तैनात करती रही है। यह एक अफसोसजनक स्थिति है कि आज के दौर में परीक्षाओं के संचालन के मामले में पहले के मुकाबले बेहतर संसाधनों, हर स्तर पर निगरानी की तकनीक, सुविधा और व्यापक डिजिटल तंत्र के बावजूद प्रश्न पत्र लीक होने की घटनाएं हो रही हैं। इसे रोकने के लिए सरकार के सामने सेना की मदद लेने की नौबत आ गई। देख रहे हो सुविधा के जोखिम। इसमें दोहराई नहीं कि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास ने मानव जीवन की राह को आसान बना दिया, मगर तकनीक तभी सुविधाजनक होती है जब उसे कौशल, संवेदनशीलता और सतर्कता के दायरे में रखा जाए। जरा सी लापरवाही पर यह सुविधा कब जोखिम में बदल जाए, इसका आभास भी नहीं हो पाता है। बीते बुधवार की रात को दिल्ली के हौज खास इलाके में ऐसी एक घटना सामने आई जिसमें एयर कंडीशनर यानी एसी में विस्फोट से लगी आग की वजह से सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी धर्मेंद्र कुमार की जान चली गई। वह भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। एसी में विस्फोट किन कारणों से हुआ है यह तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन सवाल है कि जिन उपकरणों को घरों में सुविधाओं के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है उनमें तकनीकी खराबी से पैदा होने वाले खतरे से सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी? क्या ऐसी घटनाओं में जवाबदेही तय किए जाने की जरूरत नहीं है? गौरतलब है कि हर साल गर्मी में एयर कंडीशनर की वजह से हादसों का सिलसिला शुरू हो जाता है। पिछले एक माह में देश भर में एसी में विस्फोट या आग लगने से मौत की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। निसंदेह इस तरह के उपकरणों का इस्तेमाल करते समय लोगों को भी सावधानी बरतनी चाहिए। खासकर एसी के मामले में ज्यादा सतर्कता जरूरत होती है, क्योंकि इससे और भी कई तरह की जोखिम होते हैं। मसलन बहुत ठंडे कमरे में से अचानक तेज गर्मी में जाने से शरीर का तापमान बदल जाता है और जिससे मस्तिष्क का घात का खतरा बढ़ जाता है। एयर कंडीशनर कमरे की नमी को सोख लेता है, जिससे सांस और त्वचा संबंधी विकार पैदा हो सकते हैं। यही नहीं, इस उपकरण से गैस का रिसाव होने पर बंद कमरे में दम घुटने जैसी जानलेवा स्थिति पैदा हो सकती है। यानी किसी भी तकनीकी संसाधन के उपयोग के साथ ही उनके संचालन के लिए एक मुकम्मल प्रशिक्षण भी बेहद जरूरी है। जरूरी इस बात की भी है कि ऐसे उपकरणों में तकनीकी खराबी की वजह से कोई हादसा न हो। इसके लिए सरकार की ओर से स्पष्ट नीति और नियम बनाए गए ताकि इसके निर्माण के दौरान सुरक्षा मानकों से समझौता करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। और इस तरह से आप देखेंगे कि इस आपके संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आपका कोई सुझाव हो, सवाल हो तो जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।